तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आज हमारी कला संस्कृति का जो प्यारा सा टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की चित्रकला। अंग्रेजी में बात करें तो पेंटिंग स्कूल ऑफ राजस्थान। आज हम राजस्थान के चित्रों के बारे में जानेंगे, चित्रों को बनाने वाले कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे, उन चित्रों की क्या विशेषता थी, मेवाड़ में चित्र किस प्रकार से बनाए जाते थे, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर में चित्रों की क्या विशेषता थी, वहां पर कौन कौन से चित्रकार थे, पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के शासकों ने क्या क्या काम किए थे। ये सारी बातें हमें चित्रकला में पढ़नी है, पेंटिंग में पढ़नी है। सबसे पहले हम चित्रकला की प्रारंभिक बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पहली लाइन लिखी है कि तिब्बत के इतिहासकार थे तारानाथ। इन्होंने 7वीं सदी में मरु प्रदेश मतलब मारवाड़ में सरंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला के बारे में जानकारी दी है तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ लामा ने, जिनके आप फोटो देख सकते हो। तारानाथ लामा ने कहा कि 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश मतलब मारवाड़, यहां पर एक सरंगधर नामक चित्रकार हुआ करता था, लेकिन हमें उस चित्रकार का कोई भी चित्र नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ी सी सबसे पहले चित्रकला के बारे में जो जानकारी दी है वो दी है तारानाथ लामा ने। इन्होंने कहा कि देखो भी, आपके राजस्थान के अंदर 7वीं शताब्दी में एक सरंगधर नामक चित्रकार हुआ करता था। तो हमारे सबसे पहले चित्र कब मिलते हैं, ये तो केवल नाम मिला है। हमें सबसे पहले जो चित्र मिलते हैं वो मिलते हैं 1060 ईस्वी में। उन चित्रों के नाम हैं ओद निरुक्त वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये चित्र हमें जैसलमेर के भंडार से मिले हैं। चलो मैं आपको उन दोनों चित्रों की फोटो दिखा देता हूं। ये आप वो दोनों चित्र देख सकते हो जिनका नाम है ओद निरुक्त वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। एक तरफ आपको चित्र देखने को मिलेंगे, एक तरफ इनकी लिखावट देखने को मिलेगी। जैसलमेर किले में जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार है, मतलब ये किले के भीतर एक प्राचीन पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है। आप इसकी फोटो देख सकते हो, मैंने किलों के अंदर भी इसको पढ़ाया था। यहां पर आपको पुरानी संस्कृत प्राकृत पांडुलिपियां देखने को मिलेंगी। जैन धर्म से संबंधित दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का एक यहां पर बड़ा भंडार देखने को मिलेगा। यहां पर आपको चित्रित ग्रंथ देखने को मिलेंगे, ताड़पत्र भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहीं से ये जो आपका जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार है, यहीं से हमें राजस्थान के सबसे प्राचीन दोनों चित्र देखने को मिलते हैं। ओके, तो यही बात मैंने यहां पर लिख रखी है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन जो उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन सबसे पहले हमें राजस्थान के जो दो चित्र मिलते हैं उनका नाम है ओद निरुक्तवर्ती और 10 विकालिक सूत्र चूर्णी। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमें कहां से मिले हैं, ये अपने को जैसलमेर के भंडार से मिले हैं, जिसकी आप फोटो देख सकते हो। आगे चलते हैं। राजस्थान में 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान में अजंता चित्रकला चलती थी। अजंता चित्रकला मतलब दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे, महिलाओं के चित्र बनाए जाते थे। ये एक प्रकार से अजंता गुफाओं में जिस प्रकार से पेंटिंग है, उसी प्रकार की पेंटिंग पहले राजस्थान में चला करती थी। 1500 ईस्वी के आसपास में मूल रूप से राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। हम जो अभी राजस्थानी चित्रकला पढ़ेंगे इसकी शुरुआत मानी जाती है 1500 ईस्वी के आसपास में। ओके सर, ये नॉर्मल बातें हैं। आगे है कि 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है। राजस्थानी पेंटिंग का जो गोल्डन टाइम है ना, वो 17वीं शताब्दी को माना जाता है। इस समय राजस्थान के शासकों ने भी राजस्थानी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए खूब प्रयास किया है, चित्रकारों को शरण दी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी का समय राजस्थानी पेंटिंग के लिए स्वर्ण काल है, गोल्डन टाइम है। ओके,
तो 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है। ये बात एक बार एग्जाम में पूछी भी गई है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा समय था? 17वीं शताब्दी था। जब राजस्थान में शुरुआत में चित्र बनाए गए, तब हमें इन चित्रों के ऊपर हमें जैन चित्रकला का प्रभाव देखने को मिला था। जब शुरुआत में यहाँ पर चित्र बनाए गए, तब हमें जैन चित्रकला देखने को मिली, क्योंकि हमारे राजस्थान में जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जितने भी प्राचीन चित्र हैं, वो सब जैन विद्वानों के द्वारा बनाए गए हैं। अभी मैंने बताया था कि जैसलमेर किले के अंदर आपका ये जो जैन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, यहां पर जो प्राचीन चित्र मिले हैं ना, वो भी जैन चित्रकारों के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब जब राजस्थान में 1500 ईस्वी के आसपास में राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत होती है, राजस्थानी पेंटिंग की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हमें जैन चित्रकारों के चित्र देखने को मिलते हैं। ओके, नॉर्मल सी बात है कि राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन चित्रशैली का प्रभाव था। इसके बाद में गुजरात शैली का प्रभाव मिला, क्योंकि जो जैन चित्रकार थे ना, वो मूल रूप से गुजरात के थे, इसलिए बाद में राजस्थानी चित्रकला पर हमें गुजरात शैली का प्रभाव भी देखने को मिला। और इसके बाद में हमें अपभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिला। यह आप देख सकते हो, अपभ्रंश शैली के चित्र। अपभ्रंश का मतलब है कि दो चित्र शैलियों का मिक्स रूप है। अपभ्रंश शैली के चित्र में हमें जैन शैली और गुजरात शैली दोनों का मिश्रण देखने को मिला था। इसके बाद में मुगल आ गए, और जब मुगल आए तो राजस्थानी चित्रों में मुगल चित्रकला का प्रभाव हमें देखने को मिला। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रारंभ में जो भी राजस्थान के अंदर चित्र बनाए गए, पेंटिंग बनाएगी, उनके अंदर जैन चित्रों का प्रभाव देखने को मिला। जैन कलाकार थे भी, उसी प्रकार के उन्होंने चित्र बनाए। वो गुजरात की साइड के थे, तो बाद में उन्होंने गुजरात की शैली के चित्र बनाए। फिर आए अपभ्रंश शैली, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, जैन और गुजरात शैली दोनों को मिक्स चित्र बनाने लगे। और बाद में जब मुगल आ गए ना, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो पेंटिंग बन रही थी, उसके ऊपर हमें मुगल चित्रकला देखने को मिली। ठीक है सर, ये नॉर्मल सी प्रारंभिक बातें हैं जो हम समझ गए हैं। राजस्थानी चित्रकला का अगर किसी ने सबसे पहले विभाजन किया, उनका नाम था आनंद कुमार स्वामी। इनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स। ये आप आनंद कुमार स्वामी की फोटो देख सकते हो, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है राजपूत पेंटिंग। ये आप इनकी पुस्तक भी देख सकते हो। आनंद कुमार स्वामी, देखो आपको अलग नाम देखने को मिलेगा। अगर कोई इंग्लिश में है तो इसको देखो अलग नाम देखने को मिलेगा, आनंद। अपन तो KUMAR लिख देते हैं, यहां पर नाम लिखा हुआ CWMAR, कुमार। तो इनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। किसने लिखी है? आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने सभी चित्रकला, जैसे पहाड़ी चित्रकला ये है, राजपूत चित्रकला ये है, मालवा चित्रकला ये है, इस प्रकार से वर्गीकरण किया है। राजस्थानी चित्रकला को इन्होंने राजपूत चित्रकला कहा है। तो इन्होंने वर्गीकरण किया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो वो क्या था? आनंद कुमार स्वामी ने। पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग है। कब किया था सर? 1916 के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिंपल सा आप ध्यान रख लोगे। अब हम देख लेते हैं राजस्थानी चित्रकला के उपनाम। सब कलाकारों ने जैसे राजस्थानी पेंटिंग को देखा ना, तो सभी के अलग अलग मत थे। जैसे भी मैंने कहा कि आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। इसके अलावा अपने ओसी गांगुली और हेवल, इन्होंने भी राजस्थान की पेंटिंग को राजपूत चित्रकला के नाम से संबोधित किया। WH ब्राउन ने राजपूत कला कहा। ये तो राजस्थान की आर्ट है, राजपूत आर्ट है क्या? इन्होंने क्या कहा? राजपूत कला है क्या? तो देखो, इन तीन ने तो कहा राजपूत चित्रकला। ये कहा मैं चित्र नहीं कहूंगा, मैं तो केवल क्या कहूंगा? राजपूत कला कहूंगा। इनके केवल अलग अलग नाम हैं। राय कृष्ण दास ने से राजस्थान चित्रकला कहा। राजपूत चित्रकला, राजपूत कला। फिर राजस्थान चित्रकला कहा था राय कृष्ण दास ने। और HC मेहता ने जब राजस्थानी पेंटिंग को देखा, तो कहा भाई साहब ये तो क्या है? हिंदू शैली है क्या? ओके, ये सबके अलग अलग नाम हैं। जिन्होंने जिस प्रकार से पेंटिंग को देखा, उसी प्रकार से इन्होंने संबोधित कर दिया। किसी ने राजपूत चित्रकला कहा, किसी ने राजपूत कला कहा, किसी ने राजस्थान चित्रकला कहा, किसी ने हिंदू शैली कहा। विलियम लॉरेंस के अनुसार राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है।
जब विलियम लॉरेंस ने राजस्थानी पेंटिंग को देखा तो कहा कि राजस्थान की जो पेंटिंग है शुद्ध रूप से भारतीय चित्रकला है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने जब राजस्थानी चित्रों को देखा, राजस्थानी पेंटिंग को देखा, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो राजस्थानी चित्रकला महिलाओं की सुंदरता की खान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो चित्र देखे ना, उसमें इन्होंने केवल महिलाओं की सुंदरता देखी। इनको जो चित्र मिले उस चित्र में इनको केवल महिलाओं की सुंदरता देखने को मिली। तो इन्होंने कह दिया कि राजस्थानी चित्रशैली, राजस्थानी जो पेंटिंग है उसमें तो महिलाओं की सुंदरता की खान है। क्या आपको राजस्थानी पेंटिंग में महिलाओं की सुंदरता देखने को मिलेगी? ये कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो इनके पास में जो चित्र गया होगा वो महिलाओं का गया होगा। इस प्रकार से जो पेंटिंग थी इसमें महिलाओं की सुंदरता देखने को मिली। तो इन्होंने कह दिया भाई जो राजस्थानी चित्रशैली है, राजस्थानी पेंटिंग है, इसमें तो महिलाओं की सुंदरता है। क्या और ये सुंदरता की खान है। ओके सर, चलो आगे। अब हम देख लेते हैं चित्रकला के संग्रहालय। चित्रकला के कुछ प्रमुख संग्रहालय हैं जहां से हमें प्राचीन चित्र देखने को मिलते हैं। आपको केवल इनके नाम याद करने हैं, ठीक है? चलें आगे। कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि फिर बाद में बच्चे रिकॉर्डेड भी देखेंगे। चलें, केवल नाम ध्यान रखने हैं, ये मैंने बता दिया। जैन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहां पर है? सर जैसलमेर के दुर्ग में है। देख लो भी। मान प्रकाश पुस्तकालय, इसके आगे चर्चा भी करेंगे अभी अपने, जब हम मारवाड़ चित्र से लिपटेंगे तब। तो ये आप देख लो, मान प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। जब मैंने मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ाया था तभी इसको मैंने बताया था, समझाया था, तभी ये फोटो दिखाई थी। सिंपल सा पूछेगा, मान प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। जैन भद्र सूरी ज्ञान भंडार कहां पर है? जैसलमेर में है। और बताओ सर, और हमें कहां से चित्र मिल सकते हैं? सरस्वती भंडार उदयपुर के अंदर है, ये देख लो भाई। सरस्वती भंडार, सरस्वती पुस्तकालय उदयपुर के अंदर है, यहां से भी आपको राजस्थानी चित्र देखने को मिल जाएंगे। पोथिकाना संग्रहालय बना हुआ है जयपुर में, यहां से भी आपको राजस्थानी पेंटिंग के चित्र देखने को मिल जाएंगे। ये वो संग्रहालय है जहां पर राजस्थानी चित्रों का संग्रहण किया गया है, राजस्थानी चित्रों को रखा गया है। ये आप देख लो, अनु पुस्तकालय कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह मिला है। सबसे पहले तो आप अनु पुस्तकालय देखो, फिर मैं बात बताता हूं कि है क्या। खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह मिला है अनु पुस्तकालय से। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज। तो बीकानेर के अनु पुस्तकालय में हमें खजूर के पत्तों पर हाथ से लिखे हुए दस्तावेज मिले हैं। इस प्रकार से खजूर के पत्ते हैं, उनके ऊपर हाथ से लिखे हुए दस्तावेज मिले हैं। आप आराम से फोटो भी देख सकते हो। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं चित्रकला की कुछ प्रमुख संस्था। चित्रकला की कुछ संस्था हैं जो चित्रकला को बढ़ावा देने का काम करती हैं। इसमें भी आपको केवल नाम याद रखने हैं। जैसे जोधपुर में कौन सी है सर? धोरा और चितेरा है। भीलवाड़ा के अंदर अंकन है। उदयपुर में देख लो ठकमन 28 आर्ट गैलरी, नाम से पता चल रहा है। उदयपुर में ठकमन 28 है। तुलिका कलाकार परिषद है। जयपुर वाली वैसे याद हो जाएंगे, पैग आयाम कलावर्त है, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो ये चित्रकला की कुछ संस्था हैं जो चित्रकला को बढ़ावा देने का काम करती हैं, चित्रकला को आगे ले जाने का काम करती हैं। रख लोगे? धोरा, चितेरा, अंकन, टकमन 28, तुलिका कलाकार परिषद, पेग आयाम कलावर्त, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये अपने चित्रकला के कुछ प्रमुख संस्था हैं। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। अब हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी चित्रकला पढ़ेंगे। राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। इसको सकूल भी बोलते हैं भी। ये 4 भाग हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हाड़ुती। ये अपने को पढ़नी है। 4 भाग कौन से हैं? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ुती सकूल। इन 4 भागों का भी आगे वर्गीकरण किया गया है। जिनकी डिटेल होगी वो हम डिटेल से पढ़ लेंगे। बाकी आपको केवल नाम याद रखने हैं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यह सिल्ली किस स्कूल में आती है? जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, नाथ द्वारा सिल्ली किस स्कूल में आती है, किस चित्रशैली में आती है? तो मेवाड़ में आती है। सावर, सापुरा, बनेड़ा,
किस स्कूल में आते हैं सर? मेवाड़ में आते हैं। जिनकी डिटेल होगी वो मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा, और बाकी आपको केवल नाम ध्यान रखने हैं। रख लोगे ध्यान में? तो यहां से अपने चित्रशैली शुरू हो जाती है। तो क्या सर पीछे क्वेश्चन नहीं पूछे गए? बिल्कुल पूछे गए हैं, लेकिन वो केवल प्रारंभिक बातें हैं। अब हमने क्या किया है, राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण किया है, 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल। भी मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है? मेवाड़ मतलब उदयपुर वाला क्षेत्र, तो उदयपुर है, नाथद्वारा है, चावंड है, देवगढ़ है, ये अपने को डिटेल से पढ़नी है। बाकी आपको केवल नाम ध्यान रखने हैं। सावर सापुरा भीलवाड़ा में आता है, बनेड़ा बागोर भीलवाड़ा में आता है, दोनों के दोनों जगह। बेंगू चित्तौड़गढ़ में आता है, केलवा राजसमंद में आता है। केवल नाम ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बनेड़ा बागोर किस चित्र शैली के अंतर्गत आते हैं, किस स्कूल की उपशैलियां हैं? तो ये सारी की सारी मेवाड़ स्कूल की क्या है, उपशैलियां हैं। मेवाड़ को हमने आगे बांट दिया है, तो ये अपने मेवाड़ स्कूल में आती हैं। वैसे नाम से ही पता चल जाएगा। मारवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है? जोधपुर बीकानेर वाला। इसके बाद में किशनगढ़ भी यही राठौड़ वंश था। अजमेर भी पास के अंदर ही है सर, नागौर भी यही है, सिरोही शैली भी यही आती है। नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर भी मारवाड़ स्कूल के नीचे आएगी। खानेराव पूछी गई है, पाली के अंदर है। रिया पूछी गई है, नागौर के अंदर है। इसके अलावा अपने भिनाई अजमेर है, जूनिया अजमेर है, आदि ये जो ठिकाना कहलाते हैं ये मारवाड़ स्कूल के नीचे आते हैं। केवल नाम ध्यान रखने, बाकी इसमें कोई डिटेल नहीं है। जिनकी डिटेल होगी वो मैं करवा दूंगा। फिर हाड़ौती के अंदर क्या है सर? बूंदी, कोटा, झालावाड़ है। बूंदी भी इसी के नीचे आएगी, हाड़ौती के नीचे कोटा, झालावाड़। 2-3 याद करोगे अपने आप ही याद हो जाएंगे। मेवाड़ के छोटे छोटे नाम है, ठीक है सर। हाड़ौती के 2 ही तो नाम है। फिर ढूंढाड़ यानी कि जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र आ जाएगा, शेखावाटी ढूंढाड़ में आएगी। और ये अपने मारवाड़ स्कूल है। इस प्रकार से बांट रखा है। ढूंढाड़ में जैसे आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी है, अलवर है जयपुर के पास में है, उनियारा टोंक में आता है, भिलाई, इसरदा, शाहपुरा, हामोद, ये सारे के सारे ठिकाने किस में आएंगे? ढूंढाड़ के अंदर आएंगे। रख लोगे नॉर्मल से नाम ध्यान है? हाँ, रख लोगे ध्यान में? रख लेंगे सर। केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं, बाकी जिनकी डिटेल होगी उनके हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा। जिलाई इसरदा ठिकाना है वो किस शैली के अंतर्गत आते हैं? जयपुर शैली मतलब ढूंढाड़ शैली के नीचे आते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूं राजस्थानी चित्र शैली की जो जन्म भूमि है, मेवाड़ राजवंश राजस्थान का सबसे पुराना राजवंश है। उसी तरह मेवाड़ की चित्रकला भी सबसे प्राचीन है, इसलिए मेवाड़ चित्रकला राजस्थानी चित्रशैली की जन्म भूमि मानी जाती है। ये जो हमने चारों स्कूल बांटी हैं, इनके अंदर जन्म भूमि कौन है, शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला का काम है मेवाड़ में शुरू हुआ था, इसलिए मेवाड़ चित्रशैली को राजस्थानी चित्रशैली की जन्म भूमि माना जाता है। ये आप देख लो भी मेवाड़ में किस प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती थी, किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। ये मेवाड़ पेंटिंग का चित्र है। तो सबसे पहले मेवाड़ स्कूल, और मेवाड़ स्कूल के अंदर अपने उदयपुर शैली पढ़ेंगे। राजस्थानी चित्र शैली की जन्म भूमि है, जन्म भूमि मतलब सबसे प्राचीन है भी। ओके, ठीक है। सबसे प्राचीन जो चित्र शैली है वो उदयपुर शैली है, मेवाड़ शैली है। अब हम पूछेंगे भी कि मेवाड़ चित्र शैली में सबसे पहला कोई चित्र मिला हो तो बताओगे। देखो, उदयपुर चित्र शैली का जो पहला चित्रित ग्रंथ मिला है ना, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इस चित्र को मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय कमल चंद्र नामक चित्रकार ने ताड़ के पत्तों पर बनाया था। मैंने आपके लिए एक फोटो डिजाइन की है ताकि आप इस बात को आराम से समझ सको। पास में मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह को खड़ा कर दिया। कमल चंद्र नामक चित्रकार ताड़ के पत्तों पर कुछ चित्र बना रहा है। इस फोटो को देखकर तुम आराम से सारी की सारी बातें समझ जाओगे। फोटोएं इसलिए जरूरी होती हैं कि ताकि अगर फोटो भी देख लेना तो भी दिमाग में सेट हो जाता, हाँ सर वो चीज मैंने कहीं ना कहीं देखी है। अगर हम किसी चीज को देख लेते हैं तो हमें जल्दी याद होती है। तो ये पेंटिंग आपके लिए बनाई गई है। कब मेवाड़ चित्रशैली में सबसे पुराना चित्र कौन सा मिलता है? कभी सर 1260 ईस्वी का मिलता है। नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये जो चित्र बन रहा है इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये चित्रित ग्रंथ है, ये पहला चित्रित ग्रंथ है। इसके चित्रकार थे कमल चंद्र। महाराणा तेज सिंह के समय ये चित्र बनाया जा रहा है, ताड़ के पत्तों पर ये चित्र बनाया जा रहा है। ताड़ के पत्ते इसी प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार के चित्र बनाए जा रहे हैं। ये पहला चित्र था अभी मेवाड़ चित्रशैली का। 1423 ईस्वी के अंदर
मेवाड़ के महाराणा मोकल के समय सिरोही के देलवाड़ा में हीरानंद चित्रकार ने सुपासन चरियम ग्रंथ चित्रित किया था। ये बात मैंने यहां पर लिख रखी है कि 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में, देलवाड़ा सिरोही के अंदर है, महाराणा मोकल के समय हीरानंद नामक चित्रकार ने सुपासन चरियम ग्रंथ ये चित्रित किया था। जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर हुए थे जिनका नाम था सुपार्श्वनाथ जी, उन्हीं पर यह ग्रंथ चित्रित किया गया था, सुपासन चरियम ग्रंथ। ठीक है, तो ये केवल नाम लिख रखा है। पूछ लेंगे सुपासन चरियम ग्रंथ है वो किस चित्रशैली में चित्रित किया गया था? मेवाड़ चित्रशैली में। किस किस में किया गया था? महाराणा मोकल के समय में। 1540 ईस्वी में चोर पंचासी का चित्र है वो विल्हण के द्वारा चित्रित किया गया था। ये मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता है कि कौन कौन से चित्र बने थे। तो एक तो बना था सुपासन चरियम ग्रंथ 1423 में, फिर 1540 में चोर पंचासी का चित्र बनाया गया था जिसके आप फोटो देख सकते हो। यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? कश्मीरी ब्राह्मण थे जिनका नाम था विल्हण। विल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है चोर पंचासी का। इसमें एक चोर और उसकी प्रेमिका की कहानी है कि चोर अलग अलग रूप धारण करके अपनी प्रेमिका से मिलने आता है। इन कहानियों के ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं वही चोर पंचासिका के चित्र हैं। आप बहुत ही शानदार तरीके से फोटो देख सकते हो चोर पंचासिका के चित्र। एक चोर है जो रूप अलग अलग बना के आता, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आता है, उस समय की ये पेंटिंग है। ये जो चित्र है 1540 के अंदर बनाया गया था। आगे चलते हैं भाई। 1540 ईस्वी के अंदर ही भागवत पुराण का पारिजात अवतरण चित्र मेवाड़ के चित्रकार नाना राम ने महाराणा उदय सिंह के समय बनाया था। सर बड़ी लाइन है, समझ में नहीं आया। थोड़ी सी मैं तुम्हें इसके बैकग्राउंड की कहानी बताता हूं। देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे जिसमें एक पारिजात पेड़ भी था। इंद्र ने इस पेड़ को स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कहते हैं कि पारिजात पेड़ के फूलों की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सत्यभामा। आपने मीराबाई का ग्रंथ भी सुना होगा, सत्यभामा नुरु सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने जिद करी कि मुझे पारिजात पेड़ ला कर दो और वो पेड़ मेरे बगीचे में लगा कर दो। क्या भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से पारिजात पेड़ मांगा, लेकिन इंद्र ने पेड़ देने से मना कर दिया। भाई मैं तो नहीं दूंगा, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, क्या मैं तो यहीं पर लगाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के साथ में युद्ध किया और इंद्र को हराकर पारिजात पेड़ को धरती पर लेकर आए। इस पेड़ को भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से लगाया कि उनकी दोनों पत्नी, एक रुक्मिणी थी एक सत्यभामा, कि दोनों के बगीचे में ये पेड़ दिखे, दोनों पत्नियों को उस पेड़ के फूल मिलते रहे, मतलब सीमा पर लगा दिया। भाई भगवान श्री कृष्ण ने वो पेड़ बगीचे की सीमा पर लगा दिया और कहते हैं कि जो पारिजात पेड़ के फूल रात में खिलते हैं और सुबह गिर जाते हैं और उन फूलों को देवताओं को अर्पित किया जाता है। ये थोड़ी सी हमें कहानी देखने को मिलती है। तो ये सारे की सारी आप कहानी देख सकते हो। पारिजात पेड़ है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ को ले जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा चित्र बनाया गया है 1540 ईस्वी के अंदर। पारिजात अवतरण चित्र है, समझ गए? पारिजात अवतरण मतलब पारिजात एक पेड़ है भाई, भागवत पुराण का है, भगवत कथा है, भगवान श्री कृष्ण की कथा है, भागवत पुराण के ऊपर आधारित है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण चित्र, अवतरण मतलब अवतार लेना। तो ये आप फोटो के माध्यम से समझ सकते हो कि इस पेड़ को उखाड़ा जा रहा है, इधर यानी का महिला को खड़ा किया गया है। ये पूरी की पूरी हमें देखने को मिलती है। तो पारिजात अवतरण का चित्र बनाया था मेवाड़ के चित्रकार नाना राम ने। यह चित्र बनाया गया था मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय। कितनी बड़ी बात है। ये जो मैंने सारी की सारी आपको पारिजात वाली कहानी सुनाई है, इसके ऊपर चित्र बनाया गया था, या पेंटिंग देख सकते हो। इस पेंटिंग को बनाया था मेवाड़ के चित्रकार नाना राम ने। महाराणा उदय सिंह के समय चित्र बनाया गया था 1540 के अंदर। चलो सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से हर चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। चित्रकला का टॉपिक तो कुछ ऐसा ही है, फोटो के माध्यम से समझ लो, बढ़िया बात है। इसके बाद में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों को संरक्षण दिया था, उनके चित्र बनाने के लिए एक अलग से विभाग बनाया था।
जिसे चितेरों की ओवरी या फिर तस्वीरारों कारखानों कहते हैं। मैंने आपको फोटो के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। सभी चित्रकार यहां पर बैठकर क्या बना रहे हैं? चित्र बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। और इधर मेवाड़ के महाराणा बैठे हैं, चित्रकारों को संरक्षण दे दिया, चित्रकला को बढ़ावा देने का काम कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की चित्रकला का गोल्डन टाइम है, भी स्वर्ण काल है। यही बात यहां पर लिख रखे, महाराणा जगत सिंह प्रथम काल 1628 से 1652, इनका जो समय है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन टाइम कहलाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है। इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण दिया, चित्रकला को बढ़ावा देने का काम किया, एक अलग से विभाग बना दिया। इसका नाम रखा गया चित्तेरों की ओवरी। एक विभाग बना दिया, कोई जाता वहां पर तो बताते भी ये क्या है, ये तो चित्तेरों की ओवरी है। क्या? एक महल है चित्तेरों का, चित्तेरे मतलब चित्र बनाते हैं। और जब कोई अंदर जाता तो उसे लगता है कि खूब सारी तस्वीर रखी हुई हैं, ये तो क्या है, तस्वीरों को कारखानों है। ओके भाई। महाराणा जगत सिंह प्रथम के कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जिनके थोड़े से नाम ध्यान रखना। नसीरुद्दीन है, साहबुद्दीन और मनोर है। ये थोड़ी सी बात लिखी है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय जो चित्र बने थे उसमें रागमाला चित्र बना था, रसिक प्रिया चित्र बना था, गीत गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चित्र बने थे, भागवत पुराण का चित्र बना था जिसके चित्रकार साहिबुद्दीन थे, रामायण के ऊपर चित्र बना था, आर्ष रामायण के ऊपर चित्र बना था। ये पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वो चित्र हैं जो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय बनाए गए थे। भागवत पुराण का चित्र देख लो भी, भागवत पुराण की कहानी पर चित्र बना दिया, रामायण के ऊपर चित्र बना दिया। ठीक है, रागमाला, रसिक प्रिया, ये पूछे गए हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। रामायण का चित्रकार था उसका नाम था मनोहर। आर्ष रामायण का जो चित्रकार था उसका नाम था साहिबुद्दीन, और साहिबुद्दीन ने भागवत पुराण का भी चित्र बनाया था। रख लोगे ध्यान में? ओके सर, रखने ही पड़ेंगे, अब इनकी कुछ और तो है नहीं ट्रिक व्रिक, ये अपने को सीधे के सीधे नाम याद करने पड़ेंगे। इनके समय ये चित्र बनाए गए थे, कौन कौन चित्रकार थे? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड का काल। अब आ गया महाराणा संग्राम सिंह सेकंड का काल। हाँ, चलो आगे, कॉपी पेस्ट मत करो भी लगातार। ओके, चलो ठीक है। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में कौन से चित्र बनाए गए? गीत गोविंद है, सुंदर श्रृंगार है, मुल्ला दो प्याज के लतीफे और कलीला दमना, पंचतंत्र की कहानियों के ग्रंथों पर आधारित चित्र बनाए गए थे। कलीला दमना वाला पूछा गया है, गीत गोविंद वाला पूछा गया है। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा अकबर के नवरत्नों में से एक थे। खाने में दो प्याज खाते थे इसलिए नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा। बिरबल की तरह चुटकुले सुनाया करते थे, उन चुटकुलों के ऊपर जो चित्र बनाए गए थे उन्हीं का नाम है मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। मतलब मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में मुल्ला दो प्याजा के लतीफों पर चित्र बनाए गए हैं। तो मुल्ला दो प्याजा अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो खाने में दो प्याज खाते थे इसलिए नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर को चुटकुले सुनाया करते थे, उन्हीं चुटकुलों के ऊपर चित्र बनाए गए थे मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय में। कलीला दमना, ये पंचतंत्र की कहानियां हैं। कलीला दमना, ये देख लो, कलीला दमना, कलीला दमना मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय इनके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं क्या? नहीं पढ़ी तो तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। एक पुस्तक आती है विष्णु शर्मा की जिसका नाम है पंचतंत्र की कहानियां, ये देख लो, विष्णु शर्मा की पुस्तक आती है। भारत में गुप्त काल के अंदर विष्णु शर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और शायद ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। और ये पुस्तक बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। इस पुस्तक में कहानियां हैं, इन कहानियों में जानवरों के बीच में बातें होती हैं, जीवन की नैतिक शिक्षा दी जाती है। आपने खरगोश कछुए वाली कहानी खूब सुनी होगी। खरगोश और कछुए के अंदर दौड़ होती है जिसमें कछुआ धीरे धीरे चलकर भी मंजिल पा लेता है, जीत जाता है। उस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में चलते रहना बहुत जरूरी है। ये कहानी पंचतंत्र की कहानियां हैं। कोई वाली कहानी सुनोगी, कोई को प्यास लगती है, उसे एक मटका दिखाई देता है, उसमें पानी कम था, कोई एक पत्थर लाकर उसके ऊपर मटके के अंदर पत्थर डालता रहता है, पानी ऊपर आ जाता, अपनी प्यास को बुझाता है। ये सब कहानियां किसकी हैं? पंचतंत्र की कहानियां हैं।
पंचतंत्र में खूब सारी कहानियां हैं। जब आपके बच्चे पढ़ना शुरू कर दें, सर अभी तो कट्ठे शुरू कर दो, सरकारी नौकरी लागेगा, फिर कोई ब्याह करेगा, फिर टाबरा की बात है। लेकिन फिर भी जिद यानी का टाबर पढ़ने लग जाए किताब ने, तो उनको ये पुस्तक जरूर ला कर देना है। उन पंचतंत्र की कहानियों के अंदर एक कहानी है जिसका नाम है कलीला दमना की कहानी। बहुत प्यारी कहानी है कि कलीला और दमना दो सियार थे। सियार मतलब गिद्दड़ थे। ये जंगल के राजा शेर के दरबार में रहा करते थे। उनकी हमें कहानी मिलती है। कहानी इस प्रकार है कि जंगल में शेर और बेल के बीच में गहरी दोस्ती थी। शेर और बेल के बीच में, ये जो शेर और बेल की दोस्ती थी ना, इससे कलीला और दमना बहुत ज्यादा जलन किया करते थे। दोनों सियारों ने एक प्लान बनाया कि हम शेर और बैल को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते हैं, इनकी दोस्ती तोड़ा देते हैं। दोनों सियारों ने एक दूसरे के मन में गलत फहमियां पैदा कर दी। शेर बैल से डरने लगा, बैल शेर से डरने लगा कि जब भी मौका मिलेगा तो शेर बैल को मार देगा। इस प्रकार से दोनों के मन में गलत फहमियां पैदा की। बाद में शेर ने मौका पाकर बैल को मार दिया। हमें कहानी सीख देती है कि आपके जो सलाहकार होते हैं, आप उनके व्यवहार को समझें, अपनी सोच को विकसित करें, तभी आप अच्छे शासक बन पाएंगे। क्या अगर बिना सोचे समझे लोगों की बातों में आओगे ना, तो इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा। तो आप भी अपने मित्रों को खो दोगे जो अच्छे मित्र हैं। तो किसी की भी सलाह मत मान्या करो, थोड़ा सा उसके ऊपर अमल किया करो। इन्हीं कलीला दमना की कहानियों पर चित्र बनाए गए हैं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। ठीक है, बाकी आप चित्रों की फोटो देख ही सकते हो। क्या समझ गए अब? तो ये जो चित्र बनाए गए मेवाड़ के महाराणा सेकंड के समय बनाए गए हैं। आगे चलते हैं भाई। ये देख लो, आप चित्रों की फोटो देख लो, किस प्रकार के चित्र बनाए गए। ये देख लो, कलीला और दमना दो सियार हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ये मेवाड़ के महाराणा के समय चित्र बनाए गए थे, बड़े प्यारे प्यारे चित्र हैं। शेर और बैल की दोस्ती तुड़वा देते हैं। यहाँ पर शेर है वो बैल को मार रहा है। यहाँ पर दोनों सियार भी आराम से खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी खाना मिलेगा क्या। दोनों की दोस्ती तुड़वा दी। ये सारी की सारी कहानियों के ऊपर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, आगे है क्या, नरोत्तम शर्मा के द्वारा बनाया गया है मुरली मनोहर चित्र। मेवाड़ चित्रशैली में नरोत्तम शर्मा ने एक चित्र बनाया जिसका नाम है मुरली मनोहर चित्र। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, उनकी जो खूबसूरती है, वो अलग ही हमें आकर्षक देखने को मिलती है। इस चित्र की तुलना मेवाड़ चित्रशैली में मोनालिसा के समान की गई है भाई। सर ये मोनालिसा क्या है? मोनालिसा के बारे में हम किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं किशनगढ़ चित्रशैली पढ़ाऊंगा वहां पर मैं तुम्हें मोनालिसा की फोटो भी दिखाऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी केवल इतना ही ध्यान रखो कि हाँ, नरोत्तम शर्मा के द्वारा मुरली मनोहर चित्र बनाया गया है। सर ने हमें वो चित्र भी दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण का जो चित्र है, बड़ी प्यारी मुस्कान है, बड़े खूबसूरत दिखते हैं। तो इस चित्र की तुलना मोनालिसा के समान की गई है मेवाड़ पेंटिंग में। और चित्र किसके मिलते हैं मेवाड़ चित्रशैली में? हमें सूर सागर, मालती माधव, रसिक प्रिया, नल दमयंती ग्रंथ के भी चित्र देखने को मिलते हैं। नल दमयंती की आपने प्रेम कहानी सुनी है? नहीं सुनी सर, कहाँ समय मिलता है, इंस्टाग्राम की रील देखने से फुर्सत नहीं है। जब समय मिलेगा तो कहानियां सुनेंगे, आप ही सुना दोगे। निषाद देश के राजा थे नल और विदर्भ की राजकुमारी थी दमयंती। एक हंस ने राजा नल को दमयंती की खूबसूरती के बारे में बताया था कि दमयंती बहुत खूबसूरत राजकुमारी है। इसी तरह उसी हंस ने दमयंती के सामने भी राजा नल की प्रशंसा की थी। कहते हैं कि दमयंती की सुंदरता के बारे में देवताओं ने भी सुन रखा था। जब दमयंती का संयमवर होता है, मतलब खुद वर चुनने का जब समय आता है, तब उसमें भगवान इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सारे आते हैं नल का रूप धारण करके, ताकि दमयंती हमें ही चुने गए। लेकिन दमयंती भगवान को याद करती है, अपने ज्ञान और प्रेम के बल पर असली नल को पहचान लेती है। उनकी कहानी के चित्र हमें मेवाड़ की चित्रशैली में देखने को मिलते हैं। ओके, मेवाड़ की चित्रशैली में हमें अटपटी पगड़ियां देखने को मिलती हैं, चमकदार जामा देखने को मिलते हैं। तो मुझे नहीं बताने की जरूरत का चमकदार जामा क्या होता है, पगड़ियां क्या होती हैं, सब हमने बातें वेशभूषा के अंदर पढ़ी हैं। तो अटपटी पगड़ी भी मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। मेवाड़ की जो पेंटिंग है, उसके जो चित्र हैं, वहां पर हमें अटपटी पगड़ी देखने को मिलती है।
ये थोड़ा सा आरपीएससी ने पूछ लिया था भाई, मेवाड़ के चित्रों में एक फर्रुख फाल का चित्र मिलता है और उसके ऊपर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है। इस चित्र के बारे में एक बार आरपीएससी ने पूछा था, बाकी इस चित्र की कोई भी ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है। भगवान जाने आरपीएससी ने कहां से पूछा था, पूछा है तो याद करना पड़ेगा क्या। ओके, तो मेवाड़ चित्रशैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिसके ऊपर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है। मेवाड़ के अंदर जो चित्र बनाए गए ना, उसमें लाल रंग का प्रमुख प्रयोग किया गया। ये आप मेवाड़ की पेंटिंग देख लो, आपको ज्यादातर यानी का लाल रंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा हरा, पीला, नीला, सफेद, इन प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। हरा देख लो, पीला देख लो, नीला देख लो, सफेद देख लो, इन रंगों का प्रयोग किया गया है। हालांकि ये रंग कभी पूछे तो नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेना। मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख वृक्ष है कदम्ब। मतलब मेवाड़ चित्रशैली के चित्रों में हमें कदम्ब के पेड़ प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। कदम्ब के वृक्ष इस पेंटिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। तो मेवाड़ चित्रशैली में जो चित्र बनाए गए हैं उनके अंदर कदम्ब के पेड़ ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन प्रमुख चित्रकार हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी चित्रकार आपको याद करने पड़ेंगे। मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार कौन है? साहिबदीन है, साहिबदीन बोल दो, साहिबदीन बोल दो, एक ही बात है। मनोर है, कृपाराम है, भैरूराम है, जीवा, उमरा, नासिरुद्दीन है, ये सारे के सारे मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। हो गए बस कंप्लीट। फिर आती है चावंड शैली। उदयपुर शैली थोड़ी सी बड़ी थी, बाकी इनकी ज्यादा डिटेल नहीं है। चावंड शैली, महाराणा प्रताप ने जब चावंड को अपने संकटकालीन राजधानी बनाया था, उसके बाद में यहां पर चित्रकला की शुरुआत होती है। चावंड में महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू का चित्र बनाया गया था और ये वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। ढोला मारू की आप फोटो भी देख सकते हो। ढोला है, मारू है, बैठे हुए हैं, और जब भी आपको ढोला मारू मिलेंगे, हमेशा ऊंट के ऊपर बैठने को मिलेंगे। यहां पर ऊंट थोड़ा साइड में बिठाया गया है और यहां पर नीचे नाम लिखा हुआ है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके आप नीचे फोटो देख सकते हो। तो ये वो चित्र था जो महाराणा प्रताप के समय बनाया गया था और वर्तमान में यह दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ। आप यहां पर नाम भी देख सकते हो इस चित्र का। कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ लगा दूंगा, तब जूम कर करके देख लेना कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू चित्र बनाया गया था 1592 ईस्वी के अंदर। यह चित्र चित्रित हुआ था जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है। आप चित्र की फोटो देख सकते हो भी। ढोला मारू का चित्र है, पास में ऊंट बिठा रखा है और नीचे लिख रखा है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, वर्तमान में न्यू दिल्ली के अंदर है ये। स्वर्ण काल, महाराणा प्रताप के बाद में उनका पुत्र महाराणा अमर सिंह है, वो मेवाड़ का शासक बनता है और उन्हीं के समय चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल है। महाराणा अमर सिंह के समय निसारदीन चित्रकार ने 1605 ईस्वी के अंदर रागमाला ग्रंथ वो चित्रित किया था। रागमाला ग्रंथ उदयपुर में भी था, चावंड में भी था। ये देख लो आप, रागमाला ग्रंथ चित्र है बस, और कुछ नहीं है। रागमाला चित्रण की फोटो देख ही सकते हो। इस चित्र को चित्रित किया था निसारदीन ने। महाराणा अमर सिंह के समय ये चित्र बनाया था, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। देवगढ़ शैली, मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, हमने इतिहास के अंदर पढ़ा भी है। प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने, जैसे सलूम्बर ले लो, बिजोलिया ले लो, बड़ी सादड़ी, बदनौर, आमेट, भिंडर, ये 16 ठिकाने थे प्रथम श्रेणी के। इन 16 ठिकानों के अंदर जो 16वां ठिकाना बना था ना, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16वां, तो जो 16वां ठिकाना था वो था आपका देवगढ़ ठिकाना। इस ठिकाने की स्थापना हुई थी 1680 के अंदर मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के समय, और इसकी स्थापना की थी द्वारिकादास चुंडावत ने। जब इस ठिकाने की स्थापना होती है उसी समय यहां पर चित्रकला प्रारंभ हो जाती है। देवगढ़ 16वां ठिकाना था, इसलिए यहां के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं, ठीक है, रख लोगे ध्यान में, ठीक है सर। देवगढ़ एक ठिकाना था मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर 16 ठिकाने हुआ करते थे प्रथम श्रेणी के। 1680 के अंदर ये जो 16वां ठिकाना था देवगढ़, इसकी स्थापना की थी मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने, द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा की गई थी। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे जय सिंह।
देवगढ़ कहां पर है सर? राजसमंद में है। और इनके जो सामंत हैं देवगढ़ ठिकाने के, वो कहलाते हैं 16वें उमराव। क्यों कहलाते हैं बताने की जरूरत नहीं, 16वां ठिकाना था तो 16वें उमराव कहलाते हैं। इस क्षेत्र शैली को डॉक्टर श्रीधर अंधारे प्रकाश में लेकर आए थे। देवगढ़ ठिकाने की जो पेंटिंग है उसको अगर कोई सामने लेकर आया था, उनका नाम था डॉक्टर श्रीधर अंधारे। वो सबसे पहले जनता के सामने ये चित्रशैली लेकर आए थे। और आप देवगढ़ ठिकाने में किस प्रकार के चित्र बनते थे, किस प्रकार की पेंटिंग होती थी, उनकी आप फोटो देख सकते हो। इस शैली के हमें भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं। अजारा की ओर मोती महल में, भित्ति चित्र मतलब दीवारों के ऊपर चित्र। तो ये बात लिख रखी है कि इस शैली के जो भित्ति चित्र हैं वो हमें अजारा की ओरी मोती महल में देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से पेंटिंग की गई आप फोटो देख सकते हो। ये देवगढ़ चित्र शैली के चित्र है भाई। भित्ति चित्र मतलब दीवारों के ऊपर जो चित्र बनाते हैं। यहां पर दो महल बने हुए हैं जिनका नाम है अजारा की ओरी और मोती महल। इन दोनों महलों में भित्ति चित्र हैं। देवगढ़ की चित्रशैली में जो चित्र हैं उनमें पीले रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया, फोटो भी देख सकते हो। यहां पर आपको पीला रंग ज्यादा देखने को मिलेगा, तो पीले रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है। हाँ, इस शैली पर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैली का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। देवगढ़ चित्रशैली पर हमें मेवाड़ का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। मेवाड़ ठिकाने के अंदर आती है तो मेवाड़ का प्रभाव तो मिलेगा। इसके अलावा जो मारवाड़ में चित्र बनाते थे और जयपुर में चित्र बनाते थे उस प्रकार की शैली भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रमुख चित्रकार कौन थे? बोती जी है, नाम ही याद हो जाएगा। भगता, बैजनाथ, कवला, चोखा, तीन नाम और लिख लेना। नंगा, हरचंद, बैजनाथ। सिंपल सी ट्रिक। अभी बीबी कैसी है? क्या बहुत अच्छी है, ठीक है। कवला चोखा, बीबी कैसी, भगता, बैजनाथ, कवला चोखा, नंगा, हरचंद, बैजनाथ। ये भी आप थोड़े से लिख लेना, इन तीन नामों को भी याद कर लेना। फिर आती नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि ये शैली तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जब नाथ द्वारा का नाम है और भगवान श्री कृष्ण के चित्र ना मिले तो फिर क्या ही मतलब। तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर गायों के चित्र मिलेंगे, ग्वालों के चित्र मिलेंगे, केले के पेड़ के चित्र मिलेंगे। केले की सांझी बनाई जाती है नाथ द्वारा के अंदर। प्रारंभ कब होगा सर नाथ द्वारा चित्रशैली का? 1672 के अंदर, जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया जाता है, उसी समय ये चित्रशैली प्रारंभ हो जाती है। तो नाथ द्वारा तो बताने की जरूरत नहीं, हमने मंदिरों के अंदर भी पढ़ा है, हस्तकलाओं के अंदर भी नाथ द्वारा के बारे में पढ़ा है। ये तो आपके एकदम इतना नजदीक लगेगा नाथ द्वारा चित्रशैली के बारे में, ये तो नॉर्मल सी बात है। नाथ द्वारा चित्रशैली प्रारंभ 1672 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय में श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया जाता, उसी समय यह चित्रशैली प्रारंभ हो जाती है, उसी समय यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है, मतलब मिक्स रूप है भाई। नाथ द्वारा चित्रशैली के ऊपर आपको मेवाड़ का प्रभाव तो देखने को मिलेगा क्योंकि मेवाड़ के नीचे आती है। इसके अलावा आपको ब्रज शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण की बात हो और ब्रज क्षेत्र की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनेंगे तो ब्रज शैली तो हमें देखने को मिलेगी। ब्रज क्षेत्र मतलब जहां पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। आपके मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर वाले जिले ब्रज क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो शैली है, यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते हैं, इसमें मेवाड़ शैली और ब्रज शैली दोनों का हमें मिश्रण देखने को मिलता है। नाथ द्वारा की बात आए और पिछवाइयों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिछवाइयों के बारे में हमने हस्तकला के अंदर भी पढ़ा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रीनाथ जी की मूर्ति है, मूर्ति के पीछे कपड़ा होता है, उस कपड़े के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, उनकी जो रासलीलाएं होती हैं, उन्हीं के चित्र बनाए जाते हैं। ओके, तो ये पिछवाइयों के बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है, पहले भी कई बार चर्चा की है। हमें किस प्रकार की पेंटिंग देखने को मिलती है नाथ द्वारा के अंदर? ये देखो, इस प्रकार की हमें पेंटिंग देखने को मिलेगी। केले की सांझी देखने को मिलेगी, मतलब केला बोले तो कदली का वृक्ष, कदली बोल दो, केला बोल दो, एक ही बात है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कृष्ण चरित्र, यशोदा, नंद, बाल गवाल, गायों के चित्र, गायों का मनोरम दृश्य, बहुत ही प्यारा दृश्य गायों का।
आसमान में देवताओं का अंकन किया गया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण आसमान में देवता नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सघन वनस्पति मतलब गहरी वनस्पति देखने को मिलेगी। पीछे चित्र देखोगे तो भी आपको वहां पर गहरी वनस्पति देखने को मिलेगी। केले के वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलेगी। ये देखो पीछे केले के पेड़ हैं। गायों का चित्रण किया गया है, गायों का मनोरम दृश्य है, यहां पर भी गायें लिख रखी हैं। भगवान श्री कृष्ण यशोदानंद का चित्र मिलेगा, बाबा नंद माँ यशोदा, वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा। तो यहां पर भी हमें इसी प्रकार के चित्र देखने को मिलेंगे। ओके, प्रमुख चित्रकार कौन थे भी बड़ा इजी नाम याद कर लोगे। नाथ द्वारा चित्रशैली में जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम लगभग भगवान के नाम पर हैं, इसलिए वैसे याद हो जाएंगे, जैसे देवकर्षण, रामलिंग, नारायण नारायण, चतुर्भुज बाबा रामचंद्र। तो महिला चित्रकार हैं जिनके आपको नाम याद करने, कमला इलायची। तो प्रमुख चित्रकार हैं भी देख लेना, घासीराम, चंपालाल, बाबा रामचंद्र चित्रकार पूछ लेते हैं। तो महिला चित्रकार भी हैं जिनका नाम है कमला और इलायची। सर कमला नाम तो फिर भी सुना, इलायची ये क्या नाम हुआ? महिला का नाम होता है क्या इलायची? अरे भी पंजाबियों ने तो गाना बना दिया लौंग इलायची पर, तो क्या महिलाओं का नाम इलायची नहीं हो सकता? आपने वो गाना जरूर सुना होगा, वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरी पीछे आ गवाची। लाची मतलब इलायची। तेरे इश्क न मारी कुड़ी कचदी कंवारी, वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली साम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वी मुंडिया। हाँ मेरे सुन्नी सुन्नी पैरे तू तो जाना रहने सेरे, बोता मंगदी ना थोड़ा ले दे झांझरा दा जोड़ा। बाकी आप नाथ द्वारा चित्रशैली के और भी चित्र देख सकते हो, बड़े प्यारे प्यारे चित्र हैं, सारे मैंने लगा रखे हैं। तो ये क्या है? लाची, वे तू लौंग वे मैं लाची, लाची मतलब इलायची, तो लौंग है मैं इलायची हूं क्या? तो ये आप महिला चित्रकारों के नाम देख लो भी, तो महिला चित्रकार है भी, नाम है महिला का इलायची। और बाकी आप ये देख लो, सघन वनस्पति देखने को मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण के चित्र देखने को मिलेंगे, बड़ा प्यारा दृश्य देखने को मिलेगा। ये सब चित्र अपने नाथ द्वारा चित्रशैली के हैं। चले आगे, ठीक है अभी चलो आगे। अगली जो अपने स्कूल उसका नाम है मारवाड़ स्कूल। बड़ी तो मेवाड़ी है, बाकी मारवाड़ 2 नंबर पे आती है। मारवाड़ में बात करेंगे तो जोधपुर शैली, जोधपुर चित्रशैली मारवाड़ के शासक राव मालदेव के समय शुरू होती है। राव मालदेव के समय मेहरानगढ़ दुर्ग में चोखिलाऊ महल बनाया गया था और यहां पर भित्ति चित्र बनाए गए थे। भित्ति चित्र मतलब दीवारों के ऊपर चित्र। तो राव मालदेव के समय चोखिलाऊ महल के ऊपर भित्ति चित्र बनाए गए थे, दीवारों के ऊपर चित्र बनाए गए थे। ये देख लो चोखिलाऊ महल, और यहां पर दीवारों के ऊपर चित्र बने हुए हैं। ये चित्र राव मालदेव के समय बनाए गए थे। हम इसलिए कहते हैं कि जोधपुर में जो चित्रशैली प्रारंभ होती है वो राव मालदेव के समय प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि इनके समय ही दीवारों के ऊपर चित्र बनाए गए थे, दीवारों के ऊपर पेंटिंग की गई थी। इसके अलावा जैनों की एक पुस्तक है जिसका नाम है उत्तराधीन सूत्र, इसके चित्र भी राव मालदेव के समय बनाए गए थे, जिनके आप फोटो देख सकते हो। हाँ, तो राव मालदेव के समय चित्रशैली प्रारंभ होती है, जिसके उदाहरण हमें चोखिलाऊ महल, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, और उत्तराधीन सूत्र के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। नॉर्मल सी बात है, ठीक है सर। 1623 के अंदर पाली के वीर पुरुष थे विठलदास जी चंपावत। विठलदास जी चंपावत ने वीर जी को कहा कि कोई अच्छा सा चित्र बनाओ का रागमाला चित्रावली, सभी रागमाला चित्रावली बना रहे हैं, तो ये अपने भी प्यारा सा रागमाला चित्रावली का चित्र बना दोगे। तो वीर जी ने 1623 ईस्वी के अंदर रागमाला चित्रावली का चित्र बनाया था। फोटो आप देख लो, बस यही बात लिखी है मैंने। 1623 में कलाकार थे वीर जी, इनके द्वारा पाली के वीर पुरुष विठलदास चंपावत के कहने पर रागमाला चित्रावली ग्रंथ है वो मारवाड़ चित्रशैली में बनाया गया था। महाराजा मानसिंह का काल सवर्ण काल, मारवाड़ के शासक थे मानसिंह, और उनके समय जोधपुर चित्रशैली का जो टाइम था ना, वो भाई साहब गोल्डन टाइम था, मतलब स्वर्ण काल था। क्या हमने राजस्थान इतिहास के अंदर भी पढ़ा है, क्या मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय का दबदबा था, उनके समय दबदबा रहा करता था। मानसिंह जी खुद नाथों के पास में बैठे रहते थे। मानसिंह जी ने नाथ चरित्र नामक पुस्तक भी लिखी है। उस समय नाथ संप्रदाय के ही चित्र बनाए गए थे, और यही बात मैंने यहां पर लिख रखी है। महाराजा मानसिंह का टाइम गोल्डन टाइम था, और उनके समय नाथ संप्रदाय के नाथों से संबंधित चित्र बने हैं, जिनके आप फोटो देख सकते हो। भाई बताओ, इतनी प्यारी चित्रकला पढ़ी है तुमने कभी? इतनी फोटो देख देख कर ना सर,
बड़ी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें एकदम पढ़ के आनंद आ जाएगा। आगे लिखा है कि मानसिंह के समय मतीराम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है रसराज। मतीराम की पुस्तक थी रसराज, ये देख लो फोटो, मतीराम के रसराज, ये पुस्तक है भाई। इस रसराज पुस्तक की कहानियों पर, इसके अंदर कहानियां हैं, इनकी कहानियों पर मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय के चित्र बनाए गए भाई। वो तो नाथ संप्रदाय के चित्र ही बनाएंगे, नाथ संप्रदाय के भगत थे। मानसिंह जी के समय खूब सारे चित्र बनाए गए, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनके समय गोल्डन टाइम था। और इनके समय रसराज के जो चित्र बनाए गए वो भी नाथ संप्रदाय से संबंधित बनाए गए हैं। अब इतने सारे चित्र हो गए, इन चित्रों को सुरक्षित तो रखें, इनका संग्रहण तो करें, कहां पर रखें। महाराजा मानसिंह ने इतने इतने सारे चित्र बना दिए, मतीराम के रसराज पर चित्र बना रहे हैं, नाथ संप्रदाय के चित्र बना रहे हैं, चित्रकारों को बढ़िया संरक्षण दिया, खूब सारे चित्र हो गए। अब चित्र कहाँ रखें, रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। तब इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण किया, एक लाइब्रेरी का निर्माण किया, जिसके आप फोटो देख सकते हो। ये है अभी आपका मान प्रकाश पुस्तकालय। यहां पर रख दो भी चित्रों को, ये लाइब्रेरी होगी और यहां पर आप चित्रों को रख सकते हो। तो चित्रों के रखने के लिए भी इन्होंने मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण कराया था। प्रेम की कहानियों के भी यहां पर खूब सारे चित्र मिलते हैं। मारवाड़ चित्रशिला में प्रेम कहानियों पर खूब चित्र बने, जैसे ढोला मारू की प्रेम कहानी है, ये सब हमने इतिहास में पढ़ी है। ढोला मारू की प्रेम कहानी देख लो भी, मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी, रूपमती बाज बहादुर की प्रेम कहानी, कल्याण रागिनी की प्रेम कहानी, इन प्रेम कहानियों के ऊपर मारवाड़ चित्रशैली में चित्र बनाए गए, प्रेम का व्याख्यान किया गया है। मारवाड़ चित्रशैली में जो चित्र बनाए गए हैं उनकी विशेषता है कि महिलाओं की आंखें बादाम जैसी हैं। मुझे समझ में नहीं आता बादाम जैसी आंखें कैसी होती हैं। आप मारवाड़ चित्रशैली के चित्रों को देखो और मुझे भी बताओ भाई बादाम जैसी आंखें किस प्रकार से दिखती हैं। लेकिन विशेषता है कि बादाम जैसी आंखें मिलेंगी महिलाओं की, पुरुष लंबे चौड़े मिलेंगे, लंबे चौड़े पुरुष देखने को मिलेंगे, ऊंची ऊंची पगड़ियां देखने को मिलेंगी। पाग मतलब पगड़ी, ऊंची ऊंची पगड़ी देखने को मिलेगी। ये बात तो चलो फिर भी समझ में आती है, ऊंची ऊंची पगड़ियां हैं। लाल और पीले रंग का, यहां पर भी देख लो इस चित्र में लाल रंग का प्रयोग, पीले रंग का प्रयोग, यहां देख लो लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया ज्यादा। तो ये हमें पेंटिंग में रंग देखने को मिलते हैं। पंचतंत्र चित्रांकन इस चित्र से की विशेषता है, एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया था जीएन के एग्जाम में। पंचतंत्र की जो भी पशु कहानियां हैं उनके ऊपर चित्र बनाए गए हैं अभी मारवाड़ चित्रशैली में। तो सिंपल सा पूछ लिया था, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है, मारवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। मारवाड़ चित्रशैली के चित्रों में आपको आम के पेड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इनका जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा है, आम का पेड़ है। अभी भगवान जाने मारवाड़ की भूमि पर खेजड़ी का पेड़ मिले तो भी चलो ठीक बात है, लेकिन जब चित्र बना रहे हैं तो कल्पना तो कर ही सकते हैं कि चलो आम का पेड़ ही बना लेते हैं क्या। प्रमुख चित्रकार है याद करने हैं अभी, लगभग नाम लास्ट में भाटी लिखा हुआ है। देवदास जी भाटी हैं, राम सिंह जी भाटी हैं, वीर जी अमरदास भाटी, सेफूदास है, छज्जूदास है, शंकरदास, किशनदास भाटी, रामा नाथा, ये सारे कलाकार हैं। ये कई बार पूछ लिया गया है, रामा नाथा, सेफूदास, छज्जूदास और बाकी सबके नाम भाटी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अपने मारवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। क्लास बड़ी तो नहीं हो गई क्लास, चलो आज अपन बीकानेर शैली और पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी आपकी चित्रशैली। महाराजा रायसिंह के काल में प्रारंभ होती है, बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ होता है बीकानेर के महाराजा रायसिंह के समय। महाराजा रायसिंह मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। महाराजा रायसिंह अपने साथ में मुगल कलाकारों को बीकानेर लेकर आते हैं और इन्हीं कलाकारों के द्वारा बीकानेर में चित्र बनाए जाते हैं और तब बीकानेर चित्रशैली प्रारंभ होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीकानेर चित्रकला के ऊपर शुरुआत से मुगल शैली का प्रभाव था। महाराजा रायसिंह ने भागवत पुराण का जो चित्र बनाया था ना वो सबसे पहले चित्र बनाया था। ये आप देख सकते हो भागवत पुराण का प्रारंभिक चित्र। भागवत पुराण मतलब भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, इसमें भागवत पुराण की बातों का चित्र बनाया गया है। तो महाराजा रायसिंह के काल में बीकानेर चित्रशैली प्रारंभ होती है। महाराजा रायसिंह के समय चित्रित हुआ था भागवत पुराण, इस शैली का प्रारंभिक चित्र है। ओके, तो ये अपनी इस शैली का प्रारंभिक चित्र देखने को मिलता है भागवत पुराण, ये अपने बीकानेर चित्रशैली का सबसे पहला चित्र है भाई।
बीकानेर की मौलिक शैली, जो बीकानेर चित्र शैली की मूल रूप से शैली है ना, उसके दर्शन हमें अगर किसी ग्रंथ में मिलते हैं तो वो ग्रंथ है कालिदास का मेघदूतम ग्रंथ। इसमें हमें बीकानेर चित्र शैली के मूल रूप से दर्शन देखने को मिलेंगे। बीकानेर में किस प्रकार की पेंटिंग डिजाइन हुई है, उसी प्रकार की डिजाइन सबसे पहले कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में भी हमें देखने को मिलती है। बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल था, जो गोल्डन टाइम था, वो था बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह का काल। उनका समय गोल्डन टाइम था। बीकानेर चित्रशैली पर दो परिवारों का विशेष प्रभाव रहा है, एक तो उस्ता कला, दूसरी मथेरन कला। महाराजा अनूप सिंह ने उस्ता कला को खूब बढ़ावा दिया है। उस्ता कला की चित्रकारी के ऊपर उन्होंने खूब काम किया है। तो चलो हम सबसे पहले उस्ता कला के बारे में पढ़ लेते हैं। दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा, ये आपकी उस्ता कला है। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण है। महाराजा अनूप सिंह लाहौर से मुगल शैली के कलाकारों को अपने साथ बीकानेर लेकर आते हैं। इन कलाकारों ने जो चित्र बनाए हैं ना, वही आपकी उस्ता कला है। जब हम उस्ता कला पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि सर ऊंट के जो बाल काटे जाते हैं ना, वही उस्ता कला होती है ना, वो उस्ता कला नहीं होती। अगर सही ढंग से बात करें ना, तो उस्ता कला में ऊंट की जो खाल होती है ना, उसमें सोने की कारीगरी की जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऊंट की खाल मतलब ऊंट का चमड़ा, और उसके ऊपर सोने का चित्रांकन किया जाता है। ये है भाई ऊंट की खाल मतलब ऊंट का चमड़ा। और उसके ऊपर देखो आप सोने का चित्रांकन किया जा रहा है, इसमें रंग भरे जा रहे हैं। इस काम के अंदर निपुणता चाहिए, बहुत महीन नक्काशी का काम होता है, इसके अंदर रंग भरना होता है। यह आपकी उस्ता कला होती है। कलाकारों के द्वारा कुप्पी बनाएगी इस प्रकार से। और ये कुप्पी किसकी है सर? ऊंट की खाल की हैं, ऊंट के चमड़े की हैं। और फिर इसके अंदर सोने की कारीगरी की गई। आप खुद देख लो, सोने की कारीगरी है ना। बिल्कुल सर, बस यही उस्ता कला है। ऊंट के बाल काटना तो बड़ा आसान काम है, मैं ही काट दूं, उसके तो मैं भी डिजाइन बना दूंगा, वो उस्ता कला नहीं है। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन होता, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऊंट की खाल होती है, ऊंट के ऊपर नहीं होता वो। ओके। लेकिन हालांकि फोटो देखते तब लगता हाँ सर, ऊंट का जो बाल काटा है डिजाइन बनाओ ना, वही अपनी उस्ता कला है। तो ये देख लो भाई, सही रूप से ये आपकी उस्ता कला होती है। इस काम में निपुणता चाहिए भाई। ठीक है, ये है आपकी निपुणता कला। इसके अंदर आपको रंग भरने का काम होता है। ठीक है भाई। अनूप सिंह के समय उस्ता परिवारों ने हिंदू कथाओं के ऊपर भी चित्र बनाए हैं। हिंदी राजस्थानी काव्यों के आधार पर भी इन्होंने खूब सारे सैकड़ों चित्र बनाए हैं। यह भी अच्छी विशेषता है। उस्ता कलाकार थे, लाहौर से लाए गए थे, फिर भी हिंदू कथाओं के ऊपर चित्र चित्र बना रहे हैं, राजस्थानी काव्यों के आधार पर चित्र बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बीकानेर चित्रशैली में जो चित्र बनते हैं, वहां पर चित्रकार अपना नाम और तिथि भी लिख देता है। जैसे मान लो कि ये जो अपने चित्र हैं, ये बीकानेर चित्रशैली के चित्र हैं। अब जैसे मान लो भाई मैं उस्ता कलाकार हूं, मैंने ये चित्र बनाया और नीचे मैं अपना खुद का नाम लिख दूंगा, मतलब मैंने क्या कर दिया, मेरे साइन कर दिए और आज की तारीख डाल दी। बस ये विशेषता देखने को मिलती है बीकानेर चित्रशैली में। तो कलाकार अपने चित्रों पर नाम और तिथि लिखते थे। किसी ने चित्र बनाया, नीचे नाम लिख दिया और नीचे साइन कर दिया, आज की तारीख डाल दी। ये चित्रों की विशेषता है। बाकी हमें इस प्रकार की विशेषता कहीं देखने को नहीं मिलती है। मथेरण कला। मथेरण कलाकार हैं वो जैन समुदाय के थे। ये जो कलाकार हैं, ये दीवारों के ऊपर भित्ति चित्र बनाते हैं। दीवारों के ऊपर चित्र बनाते हैं, भित्ति चित्र मतलब दीवारों के ऊपर चित्र है। इन चित्रों में आपको जैन और राजस्थानी शैली के मिश्रित चित्र देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से दीवारों के ऊपर चित्र बनाते भी। ये जो कला है, ये आपकी मथेरण कला है। तो मथेरण कला दूसरा जो सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला बीकानेर शैली में, पारंपरिक जैन मिश्रित, मतलब पारंपरिक रूप से जैन कलाकार हैं। ये जो चित्र बनाते हैं मिश्रित बनाते हैं, राजस्थानी शैली के और जैन शैली के। जैन मिश्रित राजस्थानी शैली, इसमें जैन कलाकारी भी होती है, राजस्थानी कलाकारी भी होती है। इसके चित्र बनाते हैं। और ये जो चित्रकार हैं, ये मथेरण जैन समुदाय के थे, अपने आप को ये महात्मा कहते हैं। बीकानेर चित्रशैली की और क्या विशेषता है सर? हमें किस प्रकार के चित्र देखने को मिलेंगे? कहते हैं कि शाहजहां और औरंगजेब शैली की जो पगड़ियां चलती थी, ऊंची ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, हमें वो इन चित्रों में भी देखने को मिल जाएंगी। शाहजहां औरंगजेब शैली की जो पगड़ियां हैं, उनके साथ में ऊंची ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां आपको बीकानेर की पेंटिंग में देखने को मिलेंगी।
ऊंट हिरण के चित्र देखने को मिलेंगे, पीले रंग की प्रधानता देखने को मिलेगी, और यहां पर भी हमें मुख्य रूप से आम का पेड़ देखने को मिलेगा। मारवाड़ी की तरह यहां पर भी आम का जो पेड़ है वो मुख्य पेड़ है। इसके जो कलाकार हैं, बीकानेर चित्र से लिखे कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रत्येक कलाकार एग्जाम में पूछा गया है, प्रत्येक कलाकार रख लोगे ध्यान में। बहुत इजी हैं, आसिर खान, नासिर खान, नूर मोहम्मद, रशीद, कासिम, अली रजा, नाथू, मुराद, चंदूलाल, हसन, मुन्नालाल, मुकुंद, हमीद, शाह मोहम्मद, जय किशन मथेरण, ये सारे के सारे प्रमुख कलाकार हैं जो आप थोड़े से पढ़ लेना। और बाकी आप और भी बीकानेर चित्र से लिखी पेंटिंग देख सकते हो। ओके, पीले रंग की प्रधानता यहां पर भी देखने को मिल जाएगी। ये भी अपने बीकानेर चित्र से लिखी पेंटिंग है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में इस टॉपिक को अपने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया आप सभी के लिए, चित्रकला को इस प्रकार से समझाया है, इस प्रकार से बढ़िया तैयारी किया है, आपने एंजॉय भी किया होगा। ओके, प्रत्येक चीज के सामने आपको फोटो दिखाई है, ताकि पीडीएफ में डलवा दूंगा ऐप के ऊपर, क्लास के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को देख लेना, साथ साथ में और भी बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।